नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके लिए आज प्रथम कक्षा है हमारी, जिसमें कंप्यूटर का हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है और मेमोरी कंप्यूटर में किस किस टाइप की होती है, वो आज के कक्षा में हम कवर करेंगे। तो हमारा आज का आधुनिक युग का कंप्यूटर इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं या कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहे हैं। जैसे हमने माउस पे क्लिक किया और माउस पे क्लिक करके हमने डबल क्लिक करके एक फ़ोल्डर खोल दिया, तो फोल्डर का सब फोल्डर खोला, तो वो हमने क्या किया, उसको कमांड दी या उसमें कुछ इनपुट डाला। तो वो इनपुट डालते हैं, वो कैसे डालते हैं, वो इनपुट डिवाइस है, उससे इनपुट डालते हैं। उसके बाद हमने जब इनपुट डाला, उसके बाद वो उसने प्रोसेस किया होगा कुछ ना कुछ, कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेस किया कि हाँ ये डबल वाला फोल्डर खोलना है, डबल क्लिक से इसके अंदर सब फोल्डर खोलना है। तो वो फोल्डर खुलेगा, तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसर में होता है और प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो हमें डाटा मिलता है या वो खुला हुआ फोल्डर मिल रहा है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वो आउटपुट डिवाइसेस में मिलेगा, या वो हमें आउटपुट या कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो हमें मिलती है आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेंगे वो फोल्डर डबल खुला हुआ दिखा है हमें, तो वो मॉनिटर में हमें दिख रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस होगी। अब कंप्यूटर हमारा, ये कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, तो कंप्यूटर शब्द आया अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, तो ये कंप्यूट शब्द से आया, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से आया है कंप्यूटर। और उसके बाद हम इसमें कंप्यूटर में देखेंगे तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, ये मैं हटा रहा हूँ, कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं कोई भी। अभी मैंने जैसे बताया कि हम कीबोर्ड के माध्यम से, किसी माध्यम से कोई इनपुट डाल रहे हैं, तो वो इनपुट डाल रहे हैं, वो इनपुट कैसे डालेगा, वो इनपुट डलता है इनपुट डिवाइसेस से। इसमें कीबोर्ड, माउस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है और इनपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन भी आते हैं। हमारे व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अभी रिसेंट में जो हमारी भर्ती आई है, जो टीओ की आई थी, आईटीआई की, उसमें भी इनपुट आउटपुट से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो अभी हम इनपुट डालते हैं, इनपुट कैसे डालेंगे, हम इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस, इनपुट डालेंगे इनपुट डिवाइस। और ये इनपुट डिवाइस क्या करेगी, ये प्रोसेसर पे इंफॉर्मेशन देगी कुछ, जहाँ से वो डाटा प्रोसेस होगा। ठीक है, और वो प्रोसेस होकर कहाँ पे आएगा, आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में। और आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो ये कंप्यूटर भी हमारे तरह ही वर्क करता है। जैसे मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि 2 और 2 कितने होते हैं या 8 और 8 कितने होते हैं, तो आपको 8 और 8 पूछूंगा मैं, तो आप झट से जवाब दे देंगे हाँ 16 होते हैं 8 और 8। तो ये क्या है कि मैंने पूछा, तो मैंने आपको एक इनपुट दिया, आपके दिमाग ने वो प्रोसेस करा और आपने उसका जवाब दिया, वो आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके वो हमें कुछ आउटपुट देता है। तो हमारे सीपीयू में होता है, एक तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहेगा सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सीपीयू में क्या होता है, हमारे सीपीयू में हमारा होता है एक एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
ठीक है। और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। वो हमारा एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक, यानी कुछ गणना करना। अरिथमेटिक का नंबर ही नंबरों से होता है, तो कुछ गणना करना, जैसे कि गुणा हो गया, भाग हो गया, प्लस माइनस। तो ये वाली जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी अरिथमेटिक यूनिट में होती है। लॉजिकल में क्या आता है, लॉजिक यूनिट में आता है कि बड़ा, छोटा, बराबर, या ऐसे लॉजिक वाली कोई गणना होती है तो वो हमारी लॉजिक यूनिट में होती है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या क्या होता है, हमारी जो गणना करने वाली और उसके बाद हमारा ये लॉजिक वाला, ये चीज़ें हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आती है। उसके बाद सीयू का क्या वर्क होता है, तो सीयू का वर्क होता है हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर है, इनके बीच में सामंजस्य बिठाता है। मतलब इनके बीच में एक कनेक्शन बिठाता है कि ये ठीक से प्रॉपर से वर्क करें। तो ये सामंजस्य बिठाने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कंट्रोल करता है ये हर चीज़ को। तो ये हमारी कंट्रोल यूनिट हो गई। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट के बाद हमारा डाटा हम दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद वो हमारा डाटा हमने कोई टाइप कराया है, एक लेटर बना दिया हमने, तो हमने इनपुट दिया, हाँ, कंप्यूटर ने प्रोसेस करके वो डाटा हमें आउटपुट दे दिया। अब वो आउटपुट को हम बाद के लिए बचा के रखें या सेव करके रखें तो वो हमारा जाता है मेमोरी में, या जो हम ये प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग भी जो हमारी मेन मेमोरी में होती है, जिसमें रैम, रोम और कैश मेमोरी वगैरह आता है। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है मेमोरी। या हम बाद के लिए सेव करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे, और फर्स्ट के लिए सेव कर रहे हैं तो वो मेन मेमोरी में सेव करेंगे। जैसे मतलब जब वर्क चल रहा है तो वो मेन मेमोरी में काम होगा। मेमोरी को हम देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे मेमोरी के हमारे होते हैं 2 पार्ट। मेमोरी में 2 पार्ट कौन कौन से आते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी में हमारा आएगा, प्राइमरी मेमोरी में वो आएगा जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, जो कार्य अभी वर्तमान में प्रचलित हैं, वो सारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। जैसे कि हम कुछ भी अभी वीडियो देख रहे हो आप, तो ये देख रहे हो, ये एक के बाद एक पिक्चर देते जा रहा है और वो उसको वीडियो बना रहा है। तो वो जो वर्तमान में ये सब चीज़ें चल रही है वो हमारी आएगी प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद जो बात के लिए हम सेव करके रखते हैं, जो आपने ये वीडियो डाउनलोड कर लिया और ये बात के लिए सेव करके रख लिया, ये आपके लिए हम पास हमेशा के लिए सेव हो गया, तो वो जो बात के लिए सेव रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी में जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी को हमारा मेन मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे मेन रूप से कार्य इसमें ही होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहेंगे, मेन मेमोरी भी कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक या सहायक, सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। अब हमारे प्राइमरी मेमोरी में जो पार्ट आते हैं वो एक होता है रैम होता है, और एक रोम होता है, और एक कैश मेमोरी होता है। एक क्या रहेगा, कैश मेमोरी। एक होता है कैश मेमोरी। तो रैम क्या रहता है कि रैम जो वर्तमान जो कार्य हम जो चल रहे हैं, वो हमारे सारे कार्य जो वर्तमान चल रहे हैं वो रैम में आते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ें हमारी जो अभी चल रही है वो सारी चीज़ें आएगी रैम में। अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो वो जो टाइप हो रहा है वो रैम में आ रहा है, और टाइप होने के बाद जो रुक गया, जो हमने सेव कर लिया, तो सेव होने के बाद वो चीज़ कहाँ जाएगी, वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी सेव होने के बाद। अब रोम का कार्य क्या होता है, तो रोम का कार्य होता है, रोम का कार्य क्या रहेगा यहाँ पे, रोम का कार्य जैसे कि इसमें जो भी प्रोग्राम फिट हो गए हैं, जैसे कि सिस्टम ओपन होगा तो वो कैसे ओपन होगा, उसमें क्या लोगो आएगा, जो वो सब जो प्रोग्रामिंग फिक्स कर रखी है वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग फिक्स रोम में होती है। जैसे कि आपने ये मोबाइल चालू करा तो आपके मोबाइल जो सा भी जिस भी कंपनी का, सैमसंग, एप्पल, वीवो, जो भी कंपनी का आपका मोबाइल है, तो उसके सबके अपने अपने लोगो बने रहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग फिक्स है, तो जो भी प्रोग्रामिंग फिक्स रहती है वो रोम में रहती है। मतलब एक चीज़ फिक्स कर दी उन्होंने कि हाँ ये प्रोग्राम फिक्स है, तो वो चीज़ें आ जाएगी हमारी रोम में। उसके बाद हमारा होता है एक और कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में क्या चीज़ें आती है, जैसे हमारा जो मेन मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी, और सीपीयू जहाँ पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक सहायक मेमोरी का कार्य करती है। जैसे कि ये क्या करती है कि जो बार बार हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो कैश मेमोरी वो सेव करके रख लेती है वो इन्फॉर्मेशन। तो अब जब प्रोसेसर सीपीयू को जब प्रोसेस करता है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कैश मेमोरी से इन्फॉर्मेशन ले लेगा और वो हमें आउटपुट सीधा दे देगा। तो ये हमारा कैश मेमोरी में आता है।
तो अभी हम देखेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी अब हम देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि इसमें क्या रहता है कि जो डाटा हम सेव करके रखते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। तो ये उसमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो हार्ड डिस्क आती है, हम कोई भी डाटा सेव करके हार्ड डिस्क ड्राइव में रख सकते हैं या CD में रख सकते हैं, सेव करके DVD में रख सकते हैं। पहले एक फ्लॉपी चलता था, जब हार्ड डिस्क वगैरह ये या CD वगैरह नहीं थी तो उस टाइम पे फ्लॉपी आता था, वो एक छोटी सी डिस्क आती थी, उसमें मतलब वो बहुत कम MB की रहती थी पर वो डाटा स्टोर करके रख सकती थी। तो वो फ्लॉपी डिस्क, या अभी हमारा जो भी फ्लैश मेमोरी आ रही है, मेमोरी कार्ड वगैरह या पेन ड्राइव वगैरह, तो वो सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी को भी हम विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। रैम हमारी कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब रैम हमारी कितनी, 2 प्रकार की होती है। रैम 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनामिक रैम। रैम हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है हमारी डायनामिक रैम। तो जो हमारी डायनामिक रैम है ये वाली, इस रैम को क्या करना पड़ता है कि इस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे वीडियो चल रहा है, एक पॉइंट पे वो बढ़ते जाएगा, तो वो रिफ्रेश होते जा रहा है, या कोई भी वर्क कर रहे हैं हम तो वो बार बार रिफ्रेश, हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमने एक नया वर्ड टाइप करा और वो रिफ्रेश होकर वो नया आ गया, तो वो हमारा होता है डायनामिक रैम में। अब स्टैटिक रैम का क्या काम होता है कि ये रैम तो रहती है, अस्थायी रूप से रहती है, पर ये कुछ समय के लिए डाटा को सेव करके रख सकती है। तो जैसे कि हमारे अभी कुछ कंप्यूटर में क्या चलता है कि हम कोई कंप्यूटर फाइल टाइप करते हैं और एकदम चलते चलते कंप्यूटर बंद हो जाता है या कुछ भी होता है, तो हम वो टाइप की हुई फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल वो हम ला सकते हैं। तो वो हमारा आता है स्टैटिक रैम में, एग्जिस्टिंग फाइल ला दें। या जो हम घड़ी देख रहे हैं तो घड़ी हमारी, वो टाइम, कंप्यूटर तो बंद हो गया पर वो अगली बार वो क्या है कि टाइम बढ़ते जाएगा और वो दिखाएगा हमें क्या, जो सही टाइम है अभी, तो वो हमारा आता है स्टैटिक रैम में। हालांकि घड़ी जो हमारी चलती है वो CMOS सेल से चलती है, पर वो जो प्रोग्रामिंग है वो स्टैटिक रैम की प्रोग्रामिंग है। तो ये हमारा स्टैटिक रैम हो गया। डायनामिक रैम, डायनामिक रैम में क्या है कि डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश होता है इसमें, और स्टैटिक रैम क्या है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ से हमने रैम देख लिया। उसके बाद हम अगला देखते हैं, तो ये हमारा है रोम। अब रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते या कुछ हम उस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि हमने चाहा तो हम मतलब यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग फिट है तो इसकी जगह हम दूसरा कर दे। जैसे विंडोज़ ओपनिंग दिखाता तो विंडोज़ ओपनिंग दिखाता ही है, वो दिखाएगा। आप विंडोज़ की कोई भी मतलब सिस्टम ओपन करोगे तो वो दिखाएगा। या तो हम हमारा मोबाइल भी ओपन करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि प्रोग्रामिंग फिट होती है कि हाँ ये सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग का ही दिखाएगा, या हमारा OnePlus का मोबाइल है तो OnePlus का जो भी लोगो आता है वो दिखाएगा। हम चाहें तो उसमें चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो ये हमारी चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हमारी आती है रोम में। अब हमारे रोम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो रोम का एक टाइप पढ़ेंगे हम पी रोम। तो ये पी रोम में क्या आता है कि पी रोम का मतलब इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्रोग्रामेबल लिख लो, बाकी का बात का वही है इसका फुल फॉर्म, प्रोग्रामेबल, बाकी वो आप आगे रीड ओनली मेमोरी आएगा। तो पी रोम में क्या होता है कि हम डाटा को इरेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि कंप्यूटर किसी ने बना भी दिया और वो चाहे कि इरेज करना, नया उसका लोगो उसने डाल दिया, या मोबाइल में कोई नया लोगो बना दिया उन्होंने, तो वो इरेज करना चाहे तो वो खुद भी जो मतलब कंपनी वाले हैं वो खुद भी इरेज नहीं कर पाते थे। वो एक बार जो बन गई वो बन गई। तो वो कौन सी रैम होती थी? पी रोम होती थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जैसे कंपनी वगैरह ने सोचा कि ये तो मतलब वेस्टेज है बात के लिए, हम कुछ अपग्रेड करना चाहें तो वो हम इस चीज़ में तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या निकाला, एक और नई टेक्नोलॉजी ईपी रोम निकाली उन्होंने, ईपी रोम। तो ईपी रोम, ईपी का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वही आएगा ये। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता था
कि इसमें पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ये डाटा को चेंज करते थे उस टाइम पे। तो पराबैंगनी किरणों के माध्यम से जैसे क्या होता है कि उस जो भी हमारा वो रहता था, इनकी रोम होती थी, उसको निकाल के उसको एक सिस्टम में से निकालना पड़ता था। उसके बाद ये पराबैंगनी किरणों के सामने रखना पड़ता था 10-15 मिनट के लिए, जो भी उनका टाइमिंग होता था, और उसके बाद ये उसको इरेज कर पाते थे और उसमें नया डाटा डाल सकते थे। तो जो हेक्टिक चीज़ थी, मतलब बार बार उस चीज़ को निकालना, उसके बाद उसको पराबैंगनी किरणों के सामने इतनी देर रखना, तो ये बहुत मतलब एक टाइम कंज्यूम वाला था और एक हेक्टिक चीज़ थी। तो इससे निपटने के लिए ये एक और टेक्नोलॉजी लाई गई, उसे क्या बोला, EEPROM। EEPROM में का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक, बाकी आगे वही आएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये है। इसमें क्या होता था कि अब हम इलेक्ट्रिक माध्यम से, जैसे कंप्यूटर में कोई लाइट चालू करी और हम वहाँ से प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, तो वो कंपनी वाले जो वहाँ से प्रोग्राम चेंज कर लेते थे, तो उसे EEPROM कहा गया, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे रोम के टाइप थे। अब हमारे पास एक और मेमोरी होती है, तो वो एक और मेमोरी कौन सी होती है वो हम देखेंगे अभी, केस मेमोरी। तो मेन मेमोरी में हम एक थर्ड टाइप की मेमोरी देख रहे थे, वो कौन सी मेमोरी है, हमारी केस मेमोरी। अब मैंने उसमें पहले आपको बताया कि केस मेमोरी में क्या होता है। तो केस मेमोरी में होता है कि ये जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी और जो हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के बीच में ये क्या है कि सामंजस्य स्थापित करता है। ये यहाँ पे डाटा जो हमें चाहिए, तो वो CPU को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डाटा प्रोसेस करने के लिए, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट मेन मेमोरी से ना लेके वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट केस मेमोरी से ले लेगा, ताकि वो हमें डाटा जल्दी मिल पाए या जल्दी इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो ये क्या करता है कि इन दोनों के बीच में एक सहायक का काम करता है, सहायक का काम करती है केस मेमोरी, ताकि हम डाटा जल्दी ले पाएँ। तो केस मेमोरी को आपने समझा कि ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में सहायक का कार्य करती है, ताकि हमें जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम जो बार बार इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं या हम बार बार वो चीज़ें करते हैं, तो वो केस मेमोरी में सेव हो जाती है, और वो केस मेमोरी हमें वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से CPU को डाटा प्रोसेस करने के लिए दे देती है। तो ये केस मेमोरी का हमारा वर्क है। अब हम आगे देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी वो मेमोरी आती है जिसमें हम डाटा सेव करके रखते हैं। डाटा सेव करके कैसे रखेंगे, जैसे हमने कोई भी फाइल लेटर बना लिया और वो सेव करके हम बात के लिए, जैसे बाद में हम उसका कुछ यूज़ लेंगे, या कोई भी हमने वीडियो ले ली, हम क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो वो तो क्या है, रैम में दिख रही है, हमने उसको डाउनलोड करके रख लिया, तो वो डाउनलोड करके कहाँ जाती है, वो जाएगी हमारी हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में जो भी SSD वगैरह है उसमें जाएगी। तो वो सेकेंडरी मेमोरी का कार्य करती है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो आती है हमारी मेन मेमोरी में, कार्य करने के बाद जो हम सेव करते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे कुछ टाइप है, जैसे पहले CD DVD चलता था, अभी हार्ड डिस्क मेन रूप से चलती है। हार्ड डिस्क के पहले एक फ्लॉपी ड्राइव आती थी, ये बहुत मतलब छोटी रहती थी और कम MB की रहती थी, इसलिए इसका यूज़ अभी बंद हो गया है। हार्ड डिस्क हमारी मतलब ज़्यादा स्टोरेज क्षमता के साथ आती है। तो फिर फ्लॉपी ड्राइव है, उसके बाद हार्ड डिस्क है, CD ड्राइव है, तो ये फ्लैश मेमोरी है, उसके बाद पेन ड्राइव है या टेप ड्राइव है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में हमारे आते हैं। अब हमारे पास अभी क्या चल रहा है कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बाद एक और नई टेक्नोलॉजी आई SSD। हार्ड डिस्क कैसी रहती थी, हार्ड डिस्क के अंदर से ऐसी रहती थी, इसमें क्या रहता था कि एक चिप ये CD टाइप से लगी होती थी और इसका ड्राइवर इसको रीड करता था। तो ये क्या है कि ये बार बार ये से घूम घूम के डाटा देती थी, तो ये थोड़ा स्लो थी क्योंकि ये बार बार घूमेगी और डाटा देगी, तो उसके बाद ये स्लो वर्क करती थी। तो इसको और फास्टर बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अभी लाई गई, उसे SSD कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसमें ऐसे चिपसेट लगे हुए रहते हैं, तो इसमें बार बार इसको घूमने की ज़रूरत नहीं है, और वो वैसे ही हमें चिपसेट लगे हैं तो डायरेक्ट वो डाटा दे सकता है, और इसमें घूमेगा, वो रीड होगा, फिर डाटा हमें मिलेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद हार्ड डिस्क का एक और नुकसान ये है कि अगर ये CD हमारी टूट गई, ज़्यादा हमारे वोल्ट की वजह से या ज़्यादा उसमें कुछ भी आ गया, बर्निंग चीज़ें कुछ भी हो गई, तो उसके लिए ये क्या है कि ये कभी टूट गई तो ये हमारा डाटा सिक्योर ज़्यादा नहीं रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसकी क्या रहती है कि हीटिंग क्षमता इसकी ज़्यादा रहती है SSD की। तो ये एक तो कम हमारी जगह घेरती है, उससे ये होता है कि हमारा कम करंट कंज्यूम करेगी, और उसके बाद ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें बार बार ऐसे CD जैसा घूमने का काम नहीं, इसमें चिपसेट लगे रहते हैं। तो ये हमारा अभी जो SSD आया है वो है, और ये हार्ड
हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसका, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये SSD हमारा जो नई चीज़ आई है वो है। अब हम अगला इसमें देखेंगे, मेमोरी हमने पढ़ ली है। मेमोरी में हमने देखा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का वो काम है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी में वो जो हम बात के लिए डाटा सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, हम डाटा कुछ भी कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं या कुछ भी कमांड दे रहे हैं वो कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो हमने यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस लेंगे, तो ये कीबोर्ड है आता है, वो इनपुट डिवाइस में आएगा। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो इनपुट डाल रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस आएगा। ये न्यूमेरिक की आती है जो ATM वगैरह में होती है, तो वो भी हमारी क्या होती है कि ये इनपुट डिवाइस में आएगी। उसके बाद हमारा है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या माउस आ जाएगा, ये पॉइंट करके वो हम डाटा को उसको कमांड देते हैं या कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो हमारी चीज़ें खुलना स्टार्ट हो जाएगी या आगे बढ़ जाएगी। तो वो ये इनपुट ही दे रहे हैं इसके माध्यम से भी। और रिमोट के माध्यम से भी हम इनपुट देते हैं। रिमोट के माध्यम से हम कुछ भी यहाँ पर डायल करते हैं तो कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाती है। हमारे टीवी का ही रिमोट मान लो आप, तो वो चीज़ें चेंज कर देता है, चैनल चेंज करना, तो वो इनपुट दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक जॉयस्टिक आता था, अभी भी आता है कुछ कुछ, आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ होता है मेनली। तो ये इसको क्या है कि ये भी इधर उधर ही करता है, माउस टाइप से काम है इसका। तो ये भी पॉइंटिंग टाइप से ही डिवाइस है, पर ये इसका इधर उधर काम करने का जॉयस्टिक। या तो आपने वो रिमोट देखे PS4 वगैरह के, उसमें भी ऊपर लगा होता है जॉयस्टिक इधर उधर करने के लिए। तो ये जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस का काम करता है। टच स्क्रीन से भी हम टच कर रहे हैं या कुछ चीज़ें खोल रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस में आएगी हमारी। उसके बाद स्कैनर में क्या होता है कि हम कुछ भी डाटा स्कैन करके रख सकते हैं, मतलब कोई भी बाहर का डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं हम, तो वो भी हमारा काय में आएगा, इनपुट डिवाइसेस में आएगा। अब ग्राफिक टैबलेट में क्या है कि इस पेन के माध्यम से हम लिख रहे हैं, जैसे ये मैं पेन के माध्यम से कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो ये दे रहा हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी, ये आपको दिख रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है, ये इनपुट हो गई है। मतलब मैंने इसमें कुछ भी चीज़ें इनपुट करी तो ये इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ग्राफिक टैबलेट वगैरह, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। माइक्रोफोन में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या मैं आपको जो आवाज़ आ रही है वो काय के माध्यम से आएगी, माइक्रोफोन के माध्यम से। तो मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ यहाँ से, मतलब जिस भी चीज़ों से हम इनपुट देते हैं वो सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आ जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि इनपुट डिवाइस। तो इससे संबंधित और भी कोई चीज़ आए तो आप समझ सकते हो उससे कि जिस चीज़ के माध्यम से हम डाटा दे रहे हैं या कोई कमांड दे रहे हैं सिस्टम को, वो इनपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या आता है कि जो हम इनपुट करके वो डाटा प्रोसेस होकर जो हमें मिल रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया, अब ये वीडियो जिस कैमरे के माध्यम से शूट हो रहा है वो इनपुट डिवाइस होगी और जिस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गई। ऐसे ही इस प्रकार हमारा ये कंप्यूटर में होते हैं। पहले CRT मॉनिटर आते थे, अभी TFT मॉनिटर आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो मॉनिटर के माध्यम से आपको दिख रहा है वो आउटपुट डिवाइस में, मतलब आपको जो भी चीज़ मिल रही है कंप्यूटर से वो आउटपुट डिवाइस आ जाएगी। या लेज़र प्रिंटर के माध्यम से आपको एक हार्ड कॉपी मिल जाएगी किसी भी डाटा की या कोई प्रिंट मिल जाएगी, तो वो आउटपुट डिवाइस में आ गया। ये ऐसे ही ये हमारे सारे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। प्लॉटर क्या होता है कि ये बड़ी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, बड़े बड़े बैनर वगैरह, तो उसके लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस में आ गया। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम कुछ देख रहे हैं बाहर की चीज़, तो वो हमारी क्या हो गई, वो आउटपुट डिवाइस में। तो जो भी हमें चीज़ें मिल रही है वो आउटपुट डिवाइस में, जो हम दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस में, और जो अंदर प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसिंग यूनिट में चले जाएगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा कौन कौन सा था, प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा दो थे मेन, ALU था और एक CU थे। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। उसके भी हमने काम वर्क देखे थे, उसका क्या वर्क रहता है। मेमोरी आज हमने कवर किया। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पता चला होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, मेमोरी की कैसी होती है और उनका वर्क कैसे होता है। तो आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हम आज यहीं ख़त्म करते हैं और आगे से हम जो कंप्यूटर की आने वाली क्लास है वो हम देखेंगे, जैसे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और उसके बाद कंप्यूटर में जो भी होता है प्रोग्राम कैसे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड या शॉर्टकट की वगैरह, तो हम वो सब चीज़ें आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो आज मैं यहीं इस क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। तो ये क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आज हम इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आपको आने वाली चीज़ों में हम रेगुलर एक के बाद एक क्लास डालते रहेंगे। हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, अलग अलग टीचर हैं हर सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पर। तो वो आपको व्यापम से रिलेटेड या कर्मचारी चयन आयोग जो अभी हमारा है उसका नाम चेंज हो गया, तो उससे रिलेटेड
जो भी एग्ज़ाम्स आएगी उसकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी और वो बिल्कुल आपकी फ्री रहेगी। एक के बाद एक वीडियो डलते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और आप देखिए और आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।